दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम भारतीय संविधान के भाग 5 में जो संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है इसका समझेंगे। मसलन अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है और संघ की कार्यपालिका में जो शामिल होने वाले सदस्य हैं या पद हैं उनका वर्णन किया गया है, जिसमें शामिल है हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। इनका संघ की कार्यपालिका के रूप में स्थापना हुई है हमारे संविधान में और अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे और जो राष्ट्र के प्रमुख के रूप में होंगे। मीन्स यह है कि जो अनुच्छेद 52 है वह संघीय कार्यकारिणी की आधारशिला रखता है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे भाग 5 को और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, जिसमें संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रावधान है और संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नोट्स साथ में ही बनाते चले तो बेटर होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स महान्यायवादी। इतने लोगों से, इतने पदों से मिलकर हमारी संघ की जो कार्यपालिका है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसका क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री कोई संसद का सदस्य ही होता है, चाहे वह लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से। इसी के साथ मंत्री भी सदन के सदस्य ही होते हैं, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से। बिना मंत्री रहते हुए या बिना सांसद रहते हुए अधिकतम 6 माह तक कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, मंत्री बन सकता है, कैबिनेट मंत्री बन सकता है, राज्य मंत्री बन सकता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन सकता है या उप मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर प्रश्न हो कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हो, तो संसद शामिल नहीं होगी। भले ही संसद से ही कोई संसद सदस्य से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है और संसद सदस्य होने की वजह से ही कोई मंत्री बनता है, लेकिन फिर भी संघ की कार्यपालिका का जहां तक प्रश्न है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी शामिल होते हैं। अब मूव करते हैं अनुच्छेद 52 की तरफ। अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में एक राष्ट्रपति होंगे और ये राष्ट्र के प्रमुख होंगे और इनकी भूमिका राष्ट्र के प्रमुख के रूप में होगी, प्रथम नागरिक के रूप में होगी। और साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि हमारी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होंगे। तो अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, सर्वोच्च सेनाओं के कमांडर होंगे और यह संघ की कार्यकारिणी का आधारशिला या फाउंडेशन का निर्माण करता है, ये अनुच्छेद 52। और चूंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, इसलिए हमारे दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक और एक नामिक। और वास्तविक प्रमुख के रूप में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नामिक राष्ट्रपति के रूप में या संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे होते हैं कौन? राष्ट्रपति। डिज्यूरे पावर के रूप में राष्ट्रपति हैं और डिफेक्टो पावर के रूप में हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अब हमारे देश में कोई राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा या निर्वाचन होगा। इस पद के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी कि कौन क्वालिफिकेशन होने पर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। और फिर इनका कुछ कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, फिर इनके लिए कुछ शपथ का प्रावधान होगा, शपथ कौन दिलाता है। इसी के साथ ये त्याग पत्र भी दे सकते हैं और इनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया से। साथ ही
अन्य सारे प्रावधान जो संविधान में गिवन है, साथ ही संसद के अधिनियमों के द्वारा भी, जिन अधिनियम के द्वारा भी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधान है, उन सब को इस एपिसोड में कवर करेंगे, जिससे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हो वो आप आसानी से कर सकें। तो राष्ट्रपति होंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यता होगी, पद के लिए कुछ योग्यता होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी। कि कोई भी व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति बन सकता है, तो क्वालिफिकेशन हर पद में है, तो इस पद में भी होंगी। तो पहली क्वालिफिकेशन जो सदाबहार क्वालिफिकेशन होती है कि उन्हें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक। और भारत का नागरिक कोई जन्म से भी हो सकता है और कोई विदेशी व्यक्ति भी आकर, जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसके तहत भी अगर भारत की नागरिकता धारण कर लेता है तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, संसद का सदस्य बन सकता है। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म भारत में नहीं हुआ, फिर भी वो सांसद है। तो भारत के में नागरिकता का प्रावधान जो है वो जन्मजात नहीं है, बल्कि बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वही अमेरिका में जो प्रावधान है कि अमेरिका में प्रावधान है कि आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपका जन्म अमेरिका में ही हुआ होना चाहिए, जन्मजात आप नागरिक होने चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी जो सदाबहार योग्यता आती है कि भाई एक उम्र होनी चाहिए, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है वह है 35 वर्ष। हालांकि आज तक कोई 35 वर्ष की उम्र में भारत का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुआ है। इसी के साथ अन्य जो क्वालिफिकेशंस हैं वह क्वालिफिकेशन है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, बनने की योग्यता रखते हैं। यहाँ संसद सदस्य बनने की योग्यता नहीं है, यहाँ पर कहा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। और हमने जब आपको संसद पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी बातें संविधान में दी गई हैं। जैसे उन्हें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उनका भ्रष्ट आचरण ना हो, साथ ही ऐसा कोई कर्म ना किए हों जिससे उन्हें किसी सरकारी पद से बर्खास्त किया गया हो। अगर आपको सरकारी पद से बर्खास्त किया गया है तब आप क्या हो कि आप फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हो राष्ट्रपति का। इसी के साथ आप पर दहेज, दो संप्रदायों में लड़ाई कराने, या फिर आप अनसाउंड माइंड ना हो, मीन्स पागल ना हो, और साथ ही आप अनुन्मोचित दिवालिया ना हो, मतलब बैंक ने आपको दिवालिया ना घोषित कर दिया हो कि आपने पैसा लिया और आपने पैसा नहीं दिया, नीरव मोदी टाइप का नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही जो अन्य क्वालिफिकेशन दी गई हैं कि ये लाभ के पद पर ना हो, क्या लाभ के पद, और लाभ के पदों का सृजन केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। तो ना आप राज्य स्तर पर लाभ के पद पर हो, ना केंद्र स्तर पर लाभ के पद पर हो, नहीं तो फिर आप क्या हैं, एलिजिबल नहीं है इसके लिए। साथ ही यह भी शर्त है कि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, मीन्स संसद के सदस्य आप नहीं होने चाहिए, मीन्स आप विधायक सॉरी एमपी और नहीं होने चाहिए, आप एमपी नहीं हो सकते, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। इसी के साथ आप विधानसभाओं के सदस्य नहीं हो सकते, मीन्स विधायक नहीं हो सकते। और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो आप विधान परिषद के भी सदस्य नहीं हो सकते, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है किसके लिए, राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशंस हैं जो होनी चाहिए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट होने के लिए। अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो क्या होगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। मान लीजिए अब समझते हैं इनका निर्वाचन, और इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मीन्स इनडायरेक्ट होता है।
और इनडायरेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती, जो कि लोकसभा और विधानसभा या अन्य निकाय चुनावों में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष जो निर्वाचन है वो नहीं होता है, तो फिर होता है अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष में कौन वो लोग हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं हमारे संसद के मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या? मनोनीत सदस्य नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है बाई प्रेसिडेंट। तो जिन सदस्यों का नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से दो आंग्ल आंग्ल इंडियन समुदाय का रिप्रेजेंटेशन कम होने के कारण से उन्हें 2 सीटें लोकसभा में रिजर्व की गई थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो सेन ये है कि अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, सारे इलेक्टेड मेंबर हैं। तो लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर, साथ ही हमारे जो राज्य हैं मतलब 28 राज्य हैं, वहां से जो विधानसभाओं के सदस्य हैं मीन्स विधायक हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। साथ ही 3 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, लेकिन एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व है, तो आरटीआई में उत्तर दिया गया कि आप निर्वाचन मंडल का अध्ययन कर लीजिए कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके बाद आप देख लीजिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन वहां पर विधानसभा है, इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जम्मू कश्मीर जो एक संघ शासित प्रदेश है उसका भी प्रतिनिधित्व है। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, नोट्स लिख लें। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव होगा जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, नामांकित या नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत मेंबर नहीं। इसी के साथ और कौन शामिल होगा, तो शामिल होंगे विधानसभाओं के सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं है किसके, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। उसके साथ और कौन शामिल है, तो संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर JNK। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से के विधानसभा का कब से प्रतिनिधित्व होगा इस संबंध में कोई स्थिति क्लियर नहीं है। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर विधान परिषद है इसलिए विधानसभा है, इसलिए वहां के भी सदस्य शामिल होंगे। कब से शामिल होंगे ये भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी तब पता चलेगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में इतने लोग शामिल होंगे, तो निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी? तो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की प्रणाली होगी जो हमने आपको राज्यसभा पढ़ाते समय बताया था, उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय बताया था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो वर्ष 1971 की
जनगणना के आधार पर होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में यह भी व्यवस्था की गई है कि संसद सदस्यों का वोट मूल्य और जो विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों के विधायकों का मूल्य है वो लगभग इक्वल रहना चाहिए, और सभी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में जो वोटों में समानता है वो भी रखी जाएगी। अब एकल संक्रमणी मत पद्धति की आनुपातिक व्यवस्था जो है, अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया है, आप उसमें जाकर अध्ययन कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पर और प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए या कोई शंका का समाधान हो जाए, तो इसका समाधान कौन करेगा, या इस पर कोई प्रॉब्लम आई तो कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर सकता है। समझते हैं। चुनाव विवाद। चुनाव विवाद चुनाव विवाद का समाधान कौन करेगा? तो इसके समाधान के लिए जो अधिकृत संस्था है वह देश की सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। जैसे एक बार जब प्रणब मुखर्जी और ए.के. संगमा दोनों लोग चुनाव में खड़े थे, तो देश के उस समय जो सांसद थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, इनका चुनाव गलत हो गया था। ये प्राथमिकता देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी को, क्योंकि प्राथमिकता के आधार पर चुनाव होता है। तो ये जो मुलायम सिंह थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, ये वोट देना चाहते थे प्रणब मुखर्जी को। लिखना यहाँ ए चाहते थे, लेकिन गलती से यहाँ बी लिख गया, और संगमा जो साहब लड़ रहे थे विपक्ष से, उनके वहां प्रेफरेंस इन्होंने ए दे दिया। जब बात पता चली तो इन्होंने कहा कि गलती से वोट मैंने दे दिया है, हमको दूसरा बैलेट पेपर दो। तो दूसरा बैलेट पेपर मिल गया, तो इन्होंने क्या किया, फिर इसमें ए किया और इस पर बी कर दिया। तो जो अपोजिशन की पार्टी थी उसने क्वेश्चन रेज किया कि पहली बात तो केवल बैलेट पेपर एक मिलता है, ठीक है ना, आपने दो बैलेट पेपर कैसे लिया? आपने जो वोट किया वो गलत तरीके से किया, व्यवस्था का सही प्रयोग नहीं किया, मतलब व्यवस्था का नकारात्मक प्रयोग किया। तो क्या हुआ था, चुनाव में जो वोट का प्रेफरेंस था भले गलत जगह हो गया, लेकिन दो बैलेट पेपर से हुआ। क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें एक ही बैलेट मिलता है, दो बैलेट का यूज किया इन्होंने, तो क्या हुआ, मुलायम सिंह के यादव के चुनाव को मीन्स उनका जो मत था उसको कंसीडर नहीं किया गया। अब चुनाव विवाद कौन कर सकता है? तो चुनाव विवाद वही कर सकता है जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, मीन्स जो इसका उम्मीदवार है, ठीक है, ये हो गया। अब पुनर्निर्वाचन को देख लेते हैं। क्या भारत में, क्योंकि अमेरिका में दो ही बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में पुनर्निर्वाचन को लेकर कोई शर्त नहीं है, कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यह सत्य है कि केवल अभी तक एक ही व्यक्ति हैं जो लगातार 2 वर्ष 2 कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं, वो भी है देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद। यही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। उस समय भी लोगों को दिक्कत हुई थी कि ना हो, लेकिन ये दोबारा भी इलेक्ट किए गए। लेकिन जब दोबारा ये इलेक्ट हुए तो एक प्राइवेट मेंबर द्वारा सदन में बिल लाया गया कि भारत में भी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसके पहले राजेंद्र बाबू जी ने कह दिया, देखो अब मैं तीसरा टर्म में राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़ा होऊंगा। तो विवाद वहीं पर समाप्त हो गया, और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं है, बना ही नहीं है जो दूसरे कार्यकाल के लिए भी इलेक्टेड हुआ, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में होगा या किसी भी पद के रूप में वो होगा, तो उसको शपथ लेनी पड़ेगी पद की, शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ लेना पड़ेगा। अब शपथ लेगा कोई व्यक्ति, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो देश संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें देश के सभी महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले या पद धारण करने वाले व्यक्तियों के शपथ की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रावधान या व्यवस्था है वो अनुसूची 3 में नहीं है।
वो अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 60 में ही इसका प्रारूप दे दिया गया है। तो राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वह अनुसूची 3 में नहीं है। इससे ही पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट पद है। और किसी भी पद के लिए अनुच्छेदों में प्रावधान नहीं है शपथ का, केवल राष्ट्रपति के लिए है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने वाले जो व्यक्ति होंगे वो देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज साहब होंगे, मीन्स सीजेआई साहब होंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी सीजेआई साहब अवेलेबल ना हो, तो कौन शपथ दिलाएगा? तो मतलब सीजेआई साहब के बाद जो वरिष्ठतम व्यक्ति होगा वो शपथ दिलाएगा। अब शपथ किस चीज की लेंगे राष्ट्रपति? कुछ तो होगा ना कि क्या करेंगे, आखिर किस पद के लिए, जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद की शपथ क्या है? तो शपथ यही है कि हम राष्ट्रपति पद का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। मीन्स ये है कि जो संविधान है, जो विधियां हैं, उनमें कोई मिसमैच नहीं होने पाएगा। जो विधि बनाई गई है गलत तरीके से, उस विधि का कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा। और विधि में अगर और सुधार हो सकता है तो सुधार के लिए भी क्या करेंगे? कार्य करेंगे और होगा। इस देश की जनता और की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। ये होता है राष्ट्रपति के शपथ की जो प्रारूप होता है या उसमें जो कंटेंट होता है। अब कार्यकाल देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या टेन्योर कितना होगा। तो कार्यकाल होगा शपथ लेने के बाद से 5 वर्ष। क्या? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है। और 5 वर्ष के पहले ही जो दूसरे राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कर लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कभी लोकसभा भंग हो जाए या किसी भी कारण से वो लोकसभा बर्खास्त हो जाए। और ऐसी स्थिति में जब लोकसभा बर्खास्त हो गई तो प्रधानमंत्री तो होंगे नहीं, तो शासन चलाने के लिए एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, रिक्तता आ जाएगी। क्योंकि यद्यपि हमारे शासन के सारे कार्य, संघ की कार्यपालिका है, वो राष्ट्रपति में ही नहीं थे, लेकिन अनुच्छेद 53 को पूर्ण रूप से तब पूर्ण होता है जब हम अनुच्छेद 74 का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 74 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो लीडर होगा वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति रहते हुए दूसरे व्यक्ति का या उन्हीं का इलेक्शन कर लिया जाता है, ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो। कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए, मान लीजिए कोई भारत पर अटैक कर दे, तो कौन ऑर्डर देगा? जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो इंदिरा गांधी जी की डेथ सुबह हुई, मॉर्निंग में लगभग 11 बजे, लेकिन उसको बताया नहीं गया तब तक जब तक अगले प्रधानमंत्री को चुनने की या उनको शपथ दिलाने की व्यवस्था नहीं कर ली गई। जब राजीव गांधी जी को शपथ दिलाने की व्यवस्था हो गई तो उसके 5 मिनट पहले बता दिया गया कि अब हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी नहीं है। क्यों ऐसा किया गया कि भाई अगर प्रधानमंत्री ही नहीं है तो शासन कैसे चलेगा? कोई अटैक हो गया, सर्वोच्च सेनाओं के कमांडर के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। तो ये भी बात हो गई। अब हम समझते हैं कि ये हो सकता है कि हमारे देश के जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए और राष्ट्रपति जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को ना कर रहे हो, मीन्स विधि का संरक्षण ना कर रहे हो, परिरक्षण ना कर रहे हो, प्रतिरक्षण ना कर रहे हो, जनता की सेवा ना कर रहे हो, अपनी सेवा कर रहे हो। और यह भी हो सकता है कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनको हटाने का भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो अनुच्छेद 56 में दी गई है और उसमें प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। अनुच्छेद 56 प्रावधान करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की व्यवस्था। महाभियोग का प्रावधान क्या कहलाता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का व्यवस्था। और महाभियोग लाने का जो आधार है वह क्या है? संविधान का उल्लंघन। क्या?
संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति साहब करते हैं तो उनको उनके पद से हटाने की जो व्यवस्था है वो महाभियोग है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा ही महाभियोग को स्टार्ट कर सकती है, और इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन होंगे? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, नामांकित सदस्य है नहीं। राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मीन्स जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग पर उनको हटाने पर जब व्यवस्था होती है या महाभियोग लगाया जाता है, तो महाभियोग में राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। अब ये जो महाभियोग है ये संसद में ही होगा, मीन्स विधानसभाओं का जो चुनाव में प्रतिनिधित्व था वो महाभियोग में नहीं है। लिख देता हूं, महाभियोग में केवल सांसद ही भाग लेते हैं, और ये सांसद निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो यह संसद में ही स्टार्ट हो सकता है, चाहे वह लोकसभा से स्टार्ट हो, चाहे राज्यसभा से। कोई भी सदन इस महाभियोग को स्टार्ट कर सकता है। जो भी सदन इसको स्टार्ट करेगा महाभियोग को, उसके लिए शर्त है कि उस सदन के, मान लीजिए लोकसभा ने स्टार्ट किया कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा के उनको हटाना है क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अगर लोकसभा को महाभियोग लाना है तो पहली शर्त यह है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर महाभियोग पर हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या? हस्ताक्षर होना चाहिए। इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। जिस भी सदन के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा महाभियोग, उस सदन के 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर मीन्स महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरी शर्त इसमें यह है कि इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होगी कि राष्ट्रपति साहब हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्रस्ताव आया है इस पर किसकी अनुमति चाहिए? तो अगर लोकसभा में आ रहा है तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की इस पर अनुमति चाहिए, और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी स्पीकर मीन्स लोकसभा अध्यक्ष या उपसभापति, डिप्टी स्पीकर लोकसभा उपाध्यक्ष की बिना अनुमति के यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भले लोकसभा को लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को भी लगना चाहिए। अगर उनकी अनुमति नहीं तो आप प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे। यदि आपने प्रस्ताव ला दिया तो पहली शर्त है कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरा है कि आप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की सूचना देंगे। और इसमें जो तीसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वह यह है कि अगर आपने 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करवा लिया, 14 दिन पूर्व सूचना दे दिया, तो अब इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इस प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा सदन से, और इसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मीन्स जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या है, कितनी सदस्य संख्या है 543 का 2/3 सदस्यों का अगर हस्ताक्षर होता है या इनके समर्थन में है, इस प्रस्ताव के समर्थन में है, वोटिंग होती है, और इस वोटिंग में 2/3 सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि यस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए, तो क्या होगा? यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन कोई भी प्रस्ताव बिना दोनों सदनों से पारित हुए हो नहीं सकता है। अब क्या है कि अब लोकसभा ने अपना कार्य कर दिया, अब राज्यसभा का रोल देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने में
राज्यसभा का रोल क्या है? राज्यसभा का रोल देखते हैं। अब राज्यसभा का जो रोल होगा, या हो सकता है कि राज्यसभा ने ही पहले वो लाया हो इस प्रस्ताव को कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो फिर राज्यसभा में पहली वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि उनको 14 दिन पूर्व सूचना, 1/4 सदस्यों का पहले हस्ताक्षर प्रस्ताव पर, उसके बाद राज्यसभा से 2/3 सदस्यों से उसको पारित कराना होगा। अब मामला स्टार्ट हुआ लोकसभा से, तो लोकसभा ने अपनी प्रक्रिया का पालन पूरा कर लिया। अब मामला आएगा राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा को क्या करना होगा? तो राज्यसभा का जो पहला काम होगा वह यह होगा कि इस प्रस्ताव की जांच करेगा। क्या? इस प्रस्ताव की जांच करेगा कि जो महाभियोग लाया गया है संविधान के उल्लंघन को आधार बनाकर, क्या वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है कि नहीं। और इस समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की छूट होगी कि अपना वो पक्ष रखें राज्यसभा के सामने और उस कमेटी के सामने जो आरोपों की जांच कर रही है, अपना पक्ष रख सकते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं संविधान का उल्लंघन किया है, बस इनको लगता है कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, ये इनके मन का भ्रम है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा प्रस्तावों की जांच करेगी, और यदि राज्यसभा यह पाती है कि वास्तव में राष्ट्रपति ने अपने जो पद है उसकी जो मर्यादा है या संविधान का उल्लंघन है उसको किया है, तो राज्यसभा को अब क्या करना होगा? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। और ज्यों ही यह प्रस्ताव पारित होगा त्यों ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमने आपको बताया था कि लोकसभा, कोई भी कानून तभी बन पाएगा जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। कोई प्रस्ताव है वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो, उसके बाद उस पर सहमति हो किसकी? राष्ट्रपति साहब की, तभी वह कानून बन सकता है, तभी वह प्रस्ताव एक्ट बन सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को ही हटाना हो, महाभियोग हो, तो उसमें राष्ट्रपति का रोल नहीं होता है। तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखते हैं और किन आधारों पर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र दे दें कि अब हमको महाभियोग से नहीं, हम स्वयं नहीं रहना चाहते हैं इस पद पर। और एक बार लाभ के पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, तो देश के जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे वो त्याग पत्र देना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में मान मनोबल के तहत हो गया, और इतने बड़े पद को देखते हुए और देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए फिर त्याग पत्र उन्होंने नहीं दिया। तो ये त्याग पत्र देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। और संविधान में यह भी व्यवस्था है कि यह जो त्याग पत्र होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा लिखित होना चाहिए, मौखिक त्याग पत्र नहीं। अपने पैड पर लिख कर दे कि अब मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं, तभी राष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं। और क्या आधार हो सकता है? आधार यह हो सकता है कि राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो जाए, तब उनको उस पद से हटाया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हुआ कि राष्ट्रपति एक थे हमारे और उनकी डेथ हो गई, जाकिर हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु हो गई। और उसी समय जो उपराष्ट्रपति थे वो थे वीपी गिरी, और वीपी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो स्थिति क्या हुई कि राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। नहीं तो संविधान में व्यवस्था है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति उस पद पर राष्ट्रपति के रूप में हो सकते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, जाकिर हुसैन साहब, उनकी डेथ हो गई और वीपी गिरी ने अब अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया गया। तो उस समय राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया और उसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं होते, तो उस समय जो राष्ट्रपति का पद है उस पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 6 महीने तक
राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। और उस समय जो सीजीआई साहब थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, और फखरुद्दीन अली अहमद सीजीआई के साथ साथ किसका पद पर भी आसीन हो गए, राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जिस समय कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के रूप में होगा, वह जिस पद पर है उस पद पर फिर वो नहीं रहेगा। मीन्स अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस समय के लिए वह उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब सीजीआई साहब फखरुद्दीन अली साहब ने राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया तो 6 महीने तक वो सीजीआई के रूप में नहीं रहेंगे, और काम सारा वही करेंगे जो राष्ट्रपति के होंगे, और सुविधाएं, सैलरीज और जो विशेषाधिकार हैं सारे जो इस पद पर रहेगा उसको ही मिलेगा। और किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कि न्यायालय इनके चुनाव को अवैध घोषित कर दे, तो इन सब आधारों पर इस पद पर व्यक्ति नहीं रह पाएगा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो वेतन में है, वेतन मिलता नहीं, राष्ट्रपति को उपलब्धियां मिलती हैं, परिलब्धियां। राष्ट्रपति को वेतन नहीं कहा जाता, राष्ट्रपति को जो महीने का फंड मिलता है उसको परिलब्धियां कहा जाता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति की परिलब्धियां हैं वह है 5.08 लाख रुपए। और जब ये सेवानिवृत्त होंगे तो इसका हाफ इनको सैलरी, वो पेंशन मिलेगा। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति को भवन, सुसज्जित भवन, वाहन, मोबाइल खर्च, कार्यालय के खर्च में सारी सुविधाएं, एक नंबर की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं राष्ट्रपति साहब को प्रदान की जाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम राष्ट्रपति की शक्तियों को जानेंगे, जिसमें विधायी शक्ति, कार्यपालिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, क्षमादान की शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, आपातकालीन शक्तियां। तो उम्मीद है आज का जो ये एपिसोड है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।